हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। तो बस मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और अभी मैं आ गई हूँ किचन का काम करने के लिए। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करती हूँ। करेंटली मैंने KVS PRT का एग्ज़ाम दिया है और इसके बाद अभी मैं सेकेंड एग्ज़ाम BPSC टीचिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा था कि दी मैं हर दिन पढ़ाई नहीं कर पाती, हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह पाती हूँ और ऐसे करके ना मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं आपको ना एक सिचुएशन देना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि अगर आपको हर दिन 1 लाख रुपए दिए जाएँ और आपको कहा जाए कि आपको उसे यूज़ करना है, लेकिन अगर आप उस दिन उस 1 लाख रुपए को यूज़ नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे वो आपका पैसा जो है वो वेस्ट चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे? मुझे पता है कि आपका आंसर यही होगा कि आप ये कहेंगे कि उस 1 लाख रुपए को उसी दिन खर्च करने की कोशिश करेंगे, उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो सेम हमारे साथ यही होता है कि हर दिन भगवान हमें 24 घंटे देते हैं और अगर हम इस अपने 24 घंटे को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं ना, तो नेक्स्ट डे हमारा वो पूरा टाइम जो है वो वेस्ट चला जाता है। बट प्रॉब्लम हमारी ये है ना कि हम इस बात की गहराई को समझते नहीं। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, कल से पढ़ लेंगे, परसों से पढ़ लेंगे, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप एक दिन नहीं पढ़िएगा ना तो आप 1000-2000 स्टूडेंट से पीछे चले जाइएगा। और आज के कंपटीशन में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है और जॉब लेना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर दिन पढ़ाई करें। हम जैसे जैसे अपना दिन वेस्ट करते हैं ना, वैसे वैसे हम अपने गोल और अपने बीच में डिस्टेंस क्रिएट करते जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपना फ्यूचर देख सकें तो आप अपना फ्यूचर आज अभी तुरंत देख सकते हैं। आप बस अपने एक दिन को एनालाइज़ कीजिए कि आपका हर दिन जो बीतता है वो कैसा बीतता है। क्या आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं उन जगहों पर जहाँ पर आपको करना चाहिए? क्या आप पढ़ाई करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ नया स्किल सीखते हैं, कुछ नया सीखने की आपके अंदर एक चाहत रहती है हर दिन? या फिर आप अपना टाइम जो है अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, कुछ अच्छा पॉडकास्ट सुनते हैं या फिर कुछ मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं? तो आप समझ लीजिए कि आने वाले 5 सालों में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप आज मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका आज का दिन ऐसा जा रहा है जहाँ पर आप केवल रील्स देख रहे हैं या फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे, अपने स्टडीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तब फिर आने वाले 5 साल के बाद भी ना आप इसी कन्फ्यूजन में रहिएगा कि पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ, किस जॉब की तैयारी करूँ, कैसे तैयारी करूँ, जॉब क्यों नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ उस समय भी रहेंगी और शायद आज से 5 साल के बाद ना बहुत देर भी हो चुकी होगी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि हमारा काम क्या है? पढ़ाई करना। हमें पढ़ना है और रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी है। देखिए, मैंने KVS PRT का एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, तो मैं उसके टेंशन में रहूँगी तो फिर मैं BPSC टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर पाऊँगी? तो बस यही टेक्निक आप भी यूज़ कीजिए कि आप पढ़िए। रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा ये बात की बात है। हो सकता है कि जब आप शुरू कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना तो उसमें कुछ टाइम तक आपका रिज़ल्ट नहीं भी आए। इससे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा धीरे धीरे हमें रिजल्ट्स भी मिलने लगते हैं और जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे ना वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा कि हाँ, अब इस जॉब को मैं क्रैक कर सकती हूँ। और मैं क्या करती थी पहले ना, मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसा करते होंगे कि मैंने जैसे एक एग्ज़ाम दिया उसके बाद मैं रेस्ट करने लग जाती थी। मैं सोचती कि अच्छा अब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तब पढ़ना शुरू करूँगी। तो इस वजह से बहुत पीछे रह गई मैं। बट अब मैंने अपनी इस आदत को सुधार लिया है। अब मैं सोचती हूँ कि ठीक है, KVS का एग्ज़ाम दे दिया है, अब रेगुलर पढ़ते रहूँगी, फिर BPSC का भी एग्ज़ाम दूँगी और इसके बाद भी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी मैं पढ़ाई करती रहूँगी। क्योंकि देखिए, वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, उसका रिज़ल्ट कब आएगा, ये मेरे हाथ में नहीं है और इन सब चीज़ों को लेकर ना मैं खुद को परेशान भी नहीं करने वाली हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि हर दिन पढ़ना मेरे हाथ में है, तो 4-5 दिन हमें नहीं पढ़ना है, हमें हर दिन पढ़ना है और हर दिन मेहनत करनी है और एक अपना सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना है। और जब हम हर दिन मेहनत करेंगे ना तो धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट हमारे लिए ईजी होते जाएंगे और फिर देखिएगा कि हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। फाइनली मैंने घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया था और सुबह के 9 बज रहे थे और अभी ना मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी। और सबसे पहले मैंने अपना टाइमर जो है रीसेट कर लिया है और पॉलिटी के लिए तो मैंने आपको बताया ही है कि ये NCERT सार संग्रह की बुक है और इसके अंदर ना 30 पेजेस में पॉलिटी दी गई है। तो मैंने सोचा है कि मैं हर दिन एक पेज लर्न करूँगी और साथ ही में पीछे वाले पेजेस को रिवाइज़ भी करते जाऊंगी। तो आज ना मेरा पेज नंबर 3 है, तो आज मैं पेज नंबर 3 को अच्छे से लर्न करूंगी और फिर पेज नंबर 1 और 2 दोनों को रिवाइज़ करूंगी।
बहुत लोग ना मेरे से पूछते हैं कि दी आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक दिन में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, क्योंकि ना उससे ज़्यादा सब्जेक्ट मैं पढ़ नहीं सकती। 3 सब्जेक्ट भी अगर आप 2-2 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपका 6 घंटे ऐसे ही चला जाता है। और केवल आपको पढ़ना नहीं होता, रिविज़न भी करना होता है, कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी देखनी पड़ जाती है। तो इसीलिए मेरा तो एक दिन में मैं 3 सब्जेक्ट या कभी कभी ज़्यादा पढ़ती हूँ तो 4 सब्जेक्ट भी पढ़ लेती हूँ। पॉलिटी पढ़ने के बाद ना मैं यहाँ पर स्पीडी की बुक से बिहार जीके पढ़ रही थी। और स्पीडी की बुक में बिहार जीके को बहुत कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है। आई मीन आपका 10 या 15 पेज होगा बिहार जीके, बट उसमें इम्पॉर्टेंट आपको छांट कर पढ़ना है। आप सब नहीं पढ़ सकते हैं अभी के टाइम पे। तो बस हर दिन बिहार जीके भी अब आज से मैं एकदम रेगुलरली कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं हर दिन करंट अफेयर्स भी करूँ, बट ये ना मेरा छूट जा रहा है करंट अफेयर्स। देखती हूँ एंड में हो सकता है तो करंट अफेयर्स को एंड में 5-6 दिन में कंप्लीट करूँगी। और स्पीडी की बुक को भी जब मैं लर्न करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से लर्न करती हूँ। मतलब मेरी कैपेबिलिटी है अच्छी लर्न करने की और मैं एकदम अच्छे से रट जाती हूँ। तो बस अभी स्पीडी का बुक जो है वो कंप्लीट होने ही वाला है। और आज का जो टॉपिक था ना, आज मैंने लर्न किया था कि बिहार में जितने भी आंदोलन हुए थे, जैसे मान लीजिए कि असहयोग आंदोलन इंडिया में हुआ था, तो बिहार में किसने शुरू किया। फिर कांग्रेस का जो प्रांतीय सभा है बिहार का, वो किस ईयर में हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार के जितने भी आंदोलन है उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने आज लर्न किए हैं। तो फाइनली मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो गया है और अभी मैं टाइमर ऑफ कर दूंगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा पढ़ाई में लग जाऊंगी। हे गाइस, दोपहर के 12:40 हो गए हैं और अब मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ। तो सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ूंगी ज्योग्राफी क्लास 7th की और क्लास 8th की। अगर आपने मेरे सैटरडे स्टडी नाइट वाला चैलेंज देखा होगा वीडियो, तो उसमें मैंने क्लास 7th और 8th की बुक को पढ़ा था, रीड किया था और लर्न भी किया था। बट हाँ, अभी मैं क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि अभी मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि इन 2 बुक्स को मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हाईलाइट कर ही लिए थे और क्लास 7th वाली बुक तो अच्छे से थोड़ा कंप्लीट भी है बस क्लास 8th वाली जो बुक है इसको मैं एक बार और पढ़ना चाहती हूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस जो है इसमें गेन हो जाए। तो बस अभी इन दोनों बुक्स को कंप्लीट करूँगी सेकंड स्टडी स्लॉट में और फिर मिलती हूँ आपसे। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जब आप ये बुक रीड करती है तो कैसे करती है। देखिए, जब मैं इन बुक्स को फर्स्ट टाइम रीड करती हूँ ना तो लाइन वाइज लाइन रीड करती हूँ, मीन्स कि हर एक लाइन को रीड करती हूँ और उसमें जो इम्पॉर्टेंट होता है उसको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं इस बुक को सेकंड टाइम पढ़ने वाली हूँ तो आज मैं इसे लाइन वाइज लाइन रीड नहीं करूँगी। आज जो मैंने हाईलाइट किया है केवल उन पॉइंट्स को लर्न करूँगी। तो फिर ऐसे अगर आप पढ़ेंगे ना तो फर्स्ट डे तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा एक बुक कंप्लीट करने में, लेकिन जब आप सेकेंड डे और थर्ड डे का रिविजन करेंगे तो धीरे धीरे बहुत कम टाइम लगेगा और उतने कम टाइम में आप अच्छे से एक बुक को रिवाइज कर लेंगे। हिस्ट्री का जब मैंने पढ़ा था क्लास 7th और 8th का बुक, तो उसका तो मैंने नोट्स भी एक प्रिपेयर कर लिया था। और ज्योग्राफी का मैंने अभी नहीं किया है, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी कि उसका भी मैं एक नोट्स बना लूँ, क्योंकि ना एंड टाइम में रिवीजन करने में ना ये जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम पास रहेगा और उस समय जब हम इतनी मोटी बुक देखेंगे ना तो हमें लगेगा कि अरे बाप रे कितना सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए। बट उसी को अगर आप कंसाइज करके नोट्स में लिख लेते हैं तो फिर आपके लिए ये ईजी हो जाता है रिविज़न करना। तो क्लास 7 की बुक पढ़ने के बाद मैं क्लास 8 की बुक के हाइलाइटेड पॉइंट्स पढ़ रही थी। और देखिए, अभी जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं ना, इनको जब मैंने पढ़ लिया है तो नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करूँगी तो केवल उन पॉइंट्स को पढ़ूँगी जिसमें मुझे कन्फ्यूजन है, जो मुझे टफ लगते हैं। ईजी वालों को मैं छोड़ दूँगी। तो फाइनली मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट भी कम्प्लीट हो गया है और इसके बाद ना अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। यहाँ पर मैं कॉपी इसलिए देख रही थी क्योंकि मैं मन में कुछ रिकॉल कर रही थी तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से देखकर अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कर लिया जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ रिकॉल करते हैं हमें याद नहीं आता है और जब हम उसी टाइम उसे देख लेते हैं ना तो वो हमेशा के लिए दिमाग में परमानेंट हो जाता है। तो फाइनली अब है मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट और थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ूंगी एंशिएंट हिस्ट्री। और मैंने तो आपको बताया ही है कि एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स मैं एक दिन गैप करके देखती हूँ, हर दिन नहीं देखती हूँ। तो अभी मैं ऑफिसर्स अकेडमी के बैच से ही एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर जो है वो अटेंड करूँगी। और आज का जो टॉपिक था ना वो था पल्लव वंश। तो पल्लव वंश को सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और समझिए लगभग एंशिएंट हिस्ट्री ना आप
मीन्स कि 5-6 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। सर आज ही कह रहे थे कि एंशिएंट हिस्ट्री का अब ज़्यादा पोर्शन बचा नहीं है, बट हाँ मैंने तो अभी केवल वीडियो लेक्चर देखा है और उसका नोट्स बनाया है। इनको लर्न करना भी बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊँ एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स बहुत ज़्यादा मोटा है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री ना बहुत वास्ट है और सर ने ना मीन्स की बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी पढ़ाया है, तो इनको लर्न करना भी मेरे लिए एक चैलेंज है। बट हाँ एग्ज़ाम से पहले तो मैं लर्न भी कर लूँगी और एक बार कम से कम रिवाइज़ भी कर लूँगी। पल्लव वंश के बाद ना सर चोल वंश भी पढ़ा रहे थे, क्योंकि आज 3 लेक्चर्स मैंने देखा है और ना मैंने इन तीनों लेक्चर्स को 1.5x स्पीड पर देखा है और चोल वंश भी लगभग ख़त्म हो गया है। अब केवल एक आपका सिंधु नदी घाटी सभ्यता और उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल, शायद ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं ना कि दी क्या अभी मैं बैच परचेज़ कर सकती हूँ। तो देखिए ऐप में ना सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और लगभग 300-400 वीडियो लेक्चर्स होंगे। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं परचेज़ नहीं करती, क्योंकि उतनी सारी वीडियोस देखना एक मंथ में पॉसिबल नहीं है और ऊपर से उनको रिवीजन भी तो करना होता है। तो उससे अच्छा है ना कि आप कोई एक बुक कंप्लीट कर लीजिए, जैसे कि लूसेंट या क्राउन पब्लिकेशन की बुक। अगर आप ऐसे एक बुक कंप्लीट कर सकते हैं 1 मंथ में तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा बैच के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं तो आप बैच परचेज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि अगर आप झारखंड की हैं तो फिर आप अदर स्टेट में काउंट होंगे। तो देखिए मतलब मैं झारखंड में पली बढ़ी हूँ, बट मेरा जो गांव है ना मीन्स कि मेरे मम्मी पापा दोनों बिहारी हैं, तो इसीलिए मेरा गांव से भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बन जाता है। फाइनली मेरा जो लेक्चर है ना वो कंप्लीट होने वाला है और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप डेडिकेशन के साथ 7 आवर्स भी हर दिन पढ़ते हैं तो मुझे लगता है बहुत है, क्योंकि अगर आप फोकस के साथ 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होंगे, बहुत सारा कंटेंट आप लर्न कर लेंगे, बहुत कुछ नोट डाउन कर लेंगे। तो बस अभी मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी और आज मैंने 7 आवर्स की स्टडीज़ की है और अभी ना मैं आपको अपना नोट्स दिखाऊंगी कि मैंने कैसे एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स बनाया है। तो चलिए ले चलती हूँ आपको फर्स्ट पेज पे जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। तो बस यहाँ से मैंने शुरू किया था पल्लव वंश से और फिर आगे जितने भी पल्लव वंश के राजा हैं उन सब के बारे में सर ने पढ़ाया और उसके बाद ना पल्लव वंश के बाद चोल वंश, और चोल वंश भी अब ख़त्म हो गया है। तो बस पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे बर्तन धोने के लिए और इसके बाद मैंने चाय भी बनाया, चाय पिया, क्योंकि मंडे फास्टिंग था आज मेरा, तो बहुत ज़्यादा शाम में चाय पीने का मन कर रहा था। तो फिर मैंने चाय भी पिया और इसके बाद सबके लिए पकौड़े भी बनाए। और इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद ना थोड़ा सा काम करने से मुझे अच्छा ही फील होता है, जैसे कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे स्टडीज़ से स्केप मिल गया है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।